आप पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद में लास्ट ईयर और इवन कराची में भी ये देखा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके सिबलिंग्स ज्यादा है तो वो ये मेंशन कर देते हैं कि भाई आपके स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट ज्यादा है। कि अगर फॉर एग्जांपल काइंडली हसन आप म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो ये कहने का मकसद ये कि अगर आप पे डिपेंडेंट ज्यादा है तो वो ये कह सकते हैं कि भाई आप पे डिपेंडेंट ज्यादा थे, इस वजह से हम वीजा नहीं दे सकते। तो अगर आप चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं अपने कि आपके पास डिपेंडेंट्स इतने ज्यादा आप शो ना करें या एफआरसी, तो अगर आप फॉर एग्जांपल सेल्फ स्पॉन्सर है तो ये भी आप पे कंपलसरी नहीं है कि आप एफआरसी अपना लगाते हैं या नहीं लगाते। एफआरसी लगाने का मकसद ही यही है कि आप ये शो कराते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर है, तो उससे आपका ब्लड रिलेशन होता है। तो ये सारा मेन सिनेरियो है जहां तक बात रही बैंक स्टेटमेंट की। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या है अभी से मैसेज कर रहे हैं इस साल के लिए कि हमें टैक्स रिटर्न्स बनाने हैं। अच्छा, टैक्स रिटर्न्स आपके बनते तब हैं इटली के केस में जब आपके पास स्टेटमेंट पूरी की पूरी रेडी होती है, आपको पता होता है अच्छा मेरे पास ये सिनेरियो आ रहा है, मेरे पास बैंक में जो है वो ये अमाउंट आ रही है, तब आपके पास जो है वो टैक्स रिटर्न्स बनाए जाते हैं इस केस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अभी आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी नहीं है, आप अभी से टैक्स रिटर्न्स अगर बना लेते हैं तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत सारे पार्ट्स को मिस कर जाएं, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स चीज है। टैक्स रिटर्न्स में भी दो पार्ट है, एक पार्ट आपका इनकम स्टेटमेंट होती है, एक पार्ट आपकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है। वेल्थ स्टेटमेंट आपके पास लोग अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो एसेट्स हैं, ठीक है, अगर वो हम ऐड करा दें तो हमारे पे टैक्सेस तो नहीं लगेंगे, हम अपना घर अगर शो करा दें तो वो आपके ऊपर टैक्सेस तो नहीं लगेंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी चीजों को डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपके ऊपर जो है वो टैक्सेस लगेंगे। आपके जो टैक्सेस होते हैं वो आपकी इनकम, जो आप इनकम जनरेट करते हैं उसके ऊपर लगते हैं। ये टैक्सेस इस पे नहीं लगेगा कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई मेरे पास ये मोबाइल है तो इस पे टैक्स देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसेट है, एसेट क्या है आपका घर, आपके पास अगर कोई फॉर एग्जांपल बहुत सारे पंजाब में लोग एनिमल्स दिखा रहे होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड दिखा रहे होते हैं, दुकानें होती हैं, घर होता है, ये शो कराने का इसके ऊपर टैक्स नहीं है। आपकी जो इनकम है, फॉर एग्जांपल घर है मेरे पास, उस घर को मैंने रेंट आउट कर दिया, रेंट आउट करने के बाद जो इनकम उससे जनरेट हो रही है उसके ऊपर टैक्स है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं केस अपना वीक कर लेते हैं। अच्छे एसेट्स दिखाएंगे, अगर आपकी चीजें स्ट्रांग होंगी तो वो डेफिनेटली आपको कंसीडर करेंगे कि यार ये स्ट्रांग प्रोफाइल है, स्ट्रांग बैकग्राउंड है। अब इन केस वो स्टूडेंट जिसके पास एसेट्स में उसने कुछ ज्यादा शो ही नहीं कराया, इनकम उसने जो है वो अपनी जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई हुई है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब इनकम फॉर एग्जांपल किसी की 3 लाख रुपए इनकम है, पूरे साल की उसने शो की हुई भाई मेरी 3 लाख रुपए इनकम है, और वही उसने टैक्स रिटर्न्स इनकम सर्टिफिकेट के लिए दिखा दिए, वही इनकम सर्टिफिकेट वाले टैक्स रिटर्न्स जो है उसने वीजा फाइल में लगा दिया और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको वीजा मिलेगा, तो चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको वीजा नहीं मिल सकता, हो सकता है आपको वीजा मिल जाए, लेकिन चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको माइंड में रखना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ लिंक है। आपके अक्सर जो मैंने देखा है लॉयर्स आपके टैक्स रिटर्न्स बना रहे हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके बैंक अकाउंट्स को अटैच नहीं करते। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है अक्सर वो इनकम जितनी आप फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख रुपए अगर साल में कमाए हैं तो वो एक्सपेंसेस भी 12 लाख रुपए दिखा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, एक बंदे ने 10 लाख रुपए कमाए, 12 लाख रुपए उसके एक्सपेंसेस हैं, तो ये ना समझ आने वाली बात है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक पॉइंट है जिसको आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस इतने ज्यादा दिखा रहे हैं तो आप सेविंग कहां से दिखा सकते हैं कि आपके पास ये 20, 25, 30 लाख रुपए जो आप इटली के लिए दिखा रहे हैं, ये आप कहां से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझने की जरूरत है। इसके अलावा मैंने जो रिजेक्शंस के रीजंस देखे, उसमें रिजेक्शंस के रीजंस के अंदर आपके फाइनेंशियल साइड बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल्स के अंदर रिजेक्शंस देखी है, और इसके बाद जो है इलीगल इमिग्रेशन रिस्क का भी देखा है, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है हमारा। बता दूं कि आपने ये टाइम जो जनवरी का है,
अगर आप चाहते हैं कि आपका जून में या जुलाई को आप टारगेट करते हैं या मई जून को टारगेट करते हैं, तो ये राइट टाइम है स्टेटमेंट स्टार्ट करने का। इनिशियली अगर आपके पास अच्छी अमाउंट होगी, इनिशियली आप शो करेंगे 1.5-2 मिलियंस तक अगर आप इनिशियली शो करेंगे और उसको ग्रेजुअली लेके चलेंगे, तो मुझे ये लगता है कि ये बेहतर सिचुएशन होगी फॉर द वीजा। अगर आप स्टार्ट ही कम से करेंगे और एंड में आप लेके जाएंगे, तो प्रॉब्लम आपके लिए ये हो सकती है, फिर आपको उसी पे जाना पड़े। सही है, गोल्ड गोल्ड की स्लिप्स लगा रहे हैं कि गोल्ड हमने सेल कर दिया, तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा आमिर भाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेसिकली मोस्टली जो चीज़ें हैं वो यासिर ने और आमिर ने कवर कर दी हैं बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए, कब राइट टाइम है, किस तरीके से करना चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए, कितने जो है वो आपके नेट एसेट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको रीजंस बता देती हूँ रिजेक्शन के, कि रीज़न का जो सबसे मेन रिजेक्शन होता है वो होता है आपका टैक्स रिटर्न या आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं बनी होती, या आपके जो है कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे होते हैं। जैसे आपने जो है जो आपने अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाई हैं, ठीक है, और आपने रिटर्न में जो है वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट आपने अपनी जो है वो इनकम दिखाई है अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए। तो क्या होता है कि जब वो आपकी दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही होती हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये तो सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो वो उस चक्कर में जो है वो आपका जो है वो रिजेक्ट होता है। समटाइम्स क्या करते हैं, आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट बना तो ली, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस बैंक स्टेटमेंट की जो भी आपकी अमाउंट है वो जो है वो आप टैक्स रिटर्न में आप शो नहीं कर रहे होते, आप अपने एसेट्स प्रॉपर नहीं शो कर रहे होते, तो आप लोगों की जो है वो रिजेक्शन आती है। मेन रीजंस यही होते हैं। अच्छा, अब मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि जो है ना वो इनकम कितनी होनी चाहिए। देखिए आइडियली एज सच कोई इनकम नहीं है कि लाइक 20 lakhs हो, 30 lakhs हो, 40 lakhs हो, ठीक है। आपकी जो मोस्ट जो आपकी अच्छी इनकम होनी चाहिए वो 10 लाख प्लस होनी चाहिए, कि एटलीस्ट उनको ये चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करे कि हाँ आप जो है कल को आप अगर इटली मूव करते हो तो आप यहाँ पर आकर सर्वाइव कर सकते हो, आपकी स्पॉन्सर की इनकम है या आपकी अपनी खुद की इनकम है। अच्छा, दूसरा जो है रिजेक्शन का रीज़न जो होता है वो ये होता है कि जो है वो समटाइम्स जो है वो आप अपने स्पॉन्सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंस शो करा देते हो, तो उस सिनेरियो में भी होता है कि जो है ना वो आपके जो है वो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं टैक्स रिटर्न्स की, तो लास्ट ईयर मैंने जो है वो 600 प्लस जो है वो टैक्स रिटर्न्स बनाए, और उसमें सब में जो है वो अगर किसी की भी रिजेक्शन आई है एक दो लोगों की, तो वो यही देखने को मिला है कि बच्चों ने टैक्स रिटर्न तो सही बनवा लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, आधी जो है वो फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपर नहीं लगाए। उनको बता दो कि आपने इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, बट वो जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, और वो सही तरीके से ना अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो जो है आप लोगों के और भी बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जो है ना स्पॉन्सर किसको होना चाहिए, ऑलरेडी यासिर जो है वो क्लियर कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें कि जो है वो उसकी आपके जो है वो नेट एसेट जो है वो कितने होने चाहिए। आपके नेट एसेट जो है बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपने 10 लाख की इनकम दिखाई है, 11 लाख की इनकम दिखाई है, तो आप क्या करते हैं कि जो है ना 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख के आप नेट एसेट्स दिखा देते हैं। जब आपके रिटर्न्स ही सही नहीं बने हुए हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि आप इटली में जाके जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ना आपका, आपका जो है वो टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट होता है मेन। तो वहाँ पर जो है ना बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, प्रॉपर्ली नहीं बना रहे होते हैं, चीज़ें सही नहीं कर रहे होते हैं। आप जो है अगर बना भी रहे होते हैं प्रॉपर्ली, अगर कोई आपका लॉयर आपका बना रहा है, तो आप क्या करते हैं कि जो है ना वो अपने उसके साथ प्रॉपर प्रूफ जो है वो अटैच नहीं कर रहे होते। तो जो है वो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो मसले होते हैं। बाकी अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग जो है वो आमिर और यासिर से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आमिर भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आमिर भाई इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने नीचे मैंने क्वेश्चन देखा और इनका भी देखा है कि जैसे यूरो से आ रहा है और डॉलर से आ रहा है, कुछ लोग समझते हैं 6947 यूरो, ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम यूरो में या उसमें
पाउंड्स में किसी और स्टेटमेंट हम अपनी नहीं है, ठीक है? यूरो की स्टेटमेंट आपकी नहीं काउंट होगी। आप एज़ अ सपोर्टिंग अगर आपके पास यूरो पड़े हुए हैं तो आप वो दिखा सकते हैं। इवन स्टेटमेंट का ये भी मैं बता दूँ कि अगर आपके पास करंट अकाउंट है या आपके पास सेविंग अकाउंट है तो वो भी चल जाएगा, मसले की बात नहीं है। सेविंग सर्टिफिकेट्स आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, सेविंग सर्टिफिकेट्स आप सपोर्टिंगली लगा सकते हैं, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट काउंट नहीं होगी। कराची कॉन्सुलेट ने इवन उसको कॉल करके भी बोला था कि आपने ये जो सबमिट कराई है ये बैंक स्टेटमेंट सबमिट नहीं कराई, ठीक है? उनकी 50 लाख की थी कुछ की, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट वगैरह दिख रहा होता है और आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते, तो वो एज अ बैंक स्टेटमेंट काउंट नहीं होती, वो फिक्स डिपॉजिट है। अच्छा, तो उन्होंने उसको कॉल की तो फिर स्टूडेंट ने स्टेटमेंट वहां से निकाल के तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। फिर भाई इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड करूंगा इस वाली बात में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। अच्छा, होता ये है कि देखिए टैक्स रिटर्न्स अगर लॉयर बना रहा है ना, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत बना रहा है, वो बिल्कुल सही बना रहा है, ठीक है? लेकिन मसला ये होता है कि उसको आपकी नीड का नहीं पता, उसको आपकी नीड का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद है वीजा, ठीक है? लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी क्या रखेगा? वो आपकी प्रायोरिटी ये रखेगा किसी तरीके से या तो मैं इनके रिटर्न अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बना दूं या मैं किसी तरीके से इनका टैक्स बचा दूं, ठीक है? वो ये नहीं देखेगा कि आपकी नीड क्या है, आपकी नीड है के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है? अगर वैसे आप बना रहे हैं तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। जी आमिर, ओनली आए इंशाल्लाह, होपफुली नेक्स्ट ईयर यू विल गेट अ वीजा। अच्छा, मूव करते हैं सिकंदर अली साहब, आप बोल सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? असल में मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो स्पॉन्सर है वो मेरा भाई बनेगा और उनके नाम पे एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें से जो इनकम सोर्स आती है, जैसे अभी शुगर कैन का सीजन चल रहा है तो अभी उनकी अमाउंट आ रही है शुगर कैन से। तो मैं ये जानना चाहता था कि वो जो अमाउंट है वो फरवरी तक आएगी, मतलब सीजन जो है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल और मई में वीट का सीजन स्टार्ट होगा, तो बीच में जो आप मंथ इस्लामाबाद है। में फाइल करेंगे? नहीं, कराची। कराची में फाइल करेंगे, ठीक है। तो देखें, बिल्कुल आपके ब्रदर स्पॉन्सर बन सकते हैं। अच्छा, ये इनकी जो इनकम है, इसके जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे प्रोवाइड हैं, मतलब सब कुछ जी जो वो जी फंड वगैरह एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह के? जी वो क्रॉप इनवाइसेस सारी हैं और उनके नाम पे जो है वो गोल्ड भी है और लैंड भी उनके नाम पे ही है, लीज पर भी नहीं है। और मुझे बस जानना था कि जो टैक्स रिटर्न्स है और बैंक स्टेटमेंट को कैसे अलाइन करें और जो अमाउंट है वो मतलब कि जो शुगर कैन की अमाउंट आएगी वो फरवरी तक एंड हो जाएगी, तो वो सारी फरवरी ठीक है तक ही हम डिपॉजिट करें या उनको हम अप्रैल मई तक ही लेके जाएं? भाई, देखें, अगर इस वक्त आपके अकाउंट में कोई अमाउंट है तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फरवरी तक का वेट ना करें। अगर अभी भी आप उसमें कुछ डाल सके अमाउंट, क्योंकि स्टार्टिंग आप ओपनिंग बैलेंस अगर आप दिखा सकते हैं 1 मिलियन से अबव, तो ये सबसे पॉजिटिव साइन है। ऐसा ना हो कि भाई स्टार्टिंग बैलेंस आपका दिख रहा हो 970 रुपए, वो बड़ा एक नेगेटिव साइन होता है कि भाई पहले तो उसके पास थे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कराची में तो ये बात इसको समझा जाता है कि यार लास्ट 6 मंथ्स की वो मांगते ही इसी वजह से हैं कि उनको पता है कि अगर स्टार्टिंग बैलेंस इसके पास नहीं था तो ये इसने लाजमी मैनेज सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के लिए इसने पैसे मैनेज किए। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको अभी से कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट करें और उसके भी प्रूफ्स बनाएं, उसकी भी स्लिप्स बनाएं। एट द ठीक हो गया? एट द मोमेंट जो है उनके अकाउंट में 6 लाख से ज्यादा है और उनका अकाउंट जो है वो 5 साल से ज्यादा पुराना है। तो बस ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। और इसमें जितना आप थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं इसको ऐड करें, कोशिश करें 1 मिलियन के करीब लेके जाएं, बाकी फरवरी से आप इसको स्टार्ट करें। आई विश यू अ वेरी गुड लक। जी अब्दुल अच्छा, मुईस। एक भाई बात बताना कि असल में सिकंदर भाई, सबको टाइम देना है, काफी ज्यादा लोगों ने हैंड जी रेस जी किया जी हुआ है, बस एक तो क्वेश्चन है कि अमाउंट जो है वो कैश होनी चाहिए, डिपॉजिट या ऑनलाइन? ठीक है, ठीक है अब्दुल मुईस, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। यासिर भाई, मैंने ये पूछना था कि हमने रिसेंटली मेरे अब्बू ने अपने पार्टनर के साथ किसी जगह में इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो अभी रिसेंटली सेल हुई है, मगर है। वो जो जगह थी वो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं थी, बट
मेरे अब्बू के पास एफबीआर में कुछ कैश इन हैंड रजिस्टर था, तो उसका मैंने ये किया कि मैंने एक एग्रीमेंट बनवाया कि जिसके नाम पे वो जगह थी कि मेरे वालिद ने उन्हें इतने पैसे दिए, ये जगह इतने में बिकी और इनको इतना प्रॉफिट मिला, तो ये एक्सेप्टेबल होगा एज अ प्रूफ, जो मैं मतलब अमाउंट 1.4 मिलियन के अराउंड है, अगर मैं इसको एक ही साथ बैंक में रखवा दूं और वो स्टेटमेंट और वो जो फर्द वगैरह है उसको एज अ प्रूफ लगवा दूं। आपका फाइल इस्लामाबाद में होगा? कराची। कराची। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर वो जो भी एग्रीकल्चर लैंड था, जमीन थी, कुछ भी था, वो अगर आपके अब्बू के नाम पे है और आपके दोनों ने जो है जिसने भी सेल किया है, सेल के ऊपर जाहिर है उसमें जो अमाउंट आएगी उस पे जो भी टैक्स वैक्स बनेगा वो तो लॉयर आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप उसको दिखाएं, ठीक है, और उसी की जो प्रॉपर सेल एग्रीमेंट है वो लगाएं। उससे ये होगा आपका केस मजबूत होगा, क्योंकि आप रियलिस्टिक चीज को लेके चल रहे हैं, फेक चीज को नहीं लेके चल रहे, क्योंकि एम्बेसी और कॉन्सुलेट इस चीज को अप्रिशिएट करती है कि जितना आप केस को रियल रखेंगे उनके लिए भी आसानी है, आपके लिए भी आसानी है, क्योंकि आपने असली में जगह बेची है, तो आई थिंक आपको उसी को रखना चाहिए। मेरी सजेशन आपको यही होगी। बट उसमें ये है कि वो जगह मेरे अब्बू के नाम पे नहीं थी, मेरे अब्बू ने जस्ट पैसे दिए थे। अच्छा, पैसे दिए थे, ठीक बट है, वो मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट काउंट होगी, फिर वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट काउंट होगी, क्योंकि कैश इन हैंड रजिस्टर्ड है कोई आराम मेरे ख्याल से 8 लाख, तो अगर मैं वही कि कैश इन हैंड रजिस्टर है वो मैंने वहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट की और वहां से मुझे ये मुनाफा मिला और ये फर्द है जिसके नाम पे और ये एग्रीमेंट है, तो ये मैं शो कर सकता हूँ? नहीं, उनके नाम का नहीं शो कर सकते, बट आप एज ए इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शो कर सकते हैं कि आपके बिजनेस से प्रॉफिट आया आपके अब्बू को, लेकिन उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि किस बिजनेस से आया और कैसे इन्वेस्ट किया था, सब चीजें आपको लगानी पड़ेंगी। सही है, ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अच्छा आमिर भाई, कॉल एंड होने वाली है, तो मैं ये चाहूंगा कि कोई मसले की बात नहीं है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है। हम एक काम ये करेंगे कि एक और इसी से रेलेवेंट हम एक ग्रुप के अंदर इनसे क्वेश्चंस ले लेंगे और नेक्स्ट सेमिनार में कोशिश करेंगे कि उसी के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर फिर स्केड्यूल कुछ करके टाइम निकाल के इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर लेंगे, और अगर किसी का कोई डिटेल क्वेश्चन होगा तो उसी कॉल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक कॉल तो फिनिश होने वाली है। यासिर भाई, अभी जी बोले। यासिर भाई, मेरा एक पहले क्वेश्चन पूछना था, लेकिन आपने कहा कि लास्ट में पूछे। जी हम क्योंकि सबसे बोले, पहले हमजा खान आप मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है। जी बोले। हेलो, बोले हमजा भाई। तो यासिर भाई मेरा बैचलर की लेजर 6.5 बैंड है, एफएससी में मेरे 94% है और मैट्रिक में मेरे 98% है, ठीक है, लेकिन मेरे रिजेक्शन आ गई। फादर मेरे स्पॉन्सर थे और 28 मई 2025 से लेकर अभी तक उस टाइम मैंने 28 लाख फादर के अकाउंट में डाले थे, जो कि अभी तक बस उनकी सैलरी आई थी वही निकाली थी, बाकी पैसे उस अकाउंट में जो है ना उसमें वो मौजूद थे। दूसरे कि मैं स्वाद में हूँ, तो स्वाद में टैक्स का कोई सी नहीं है, तो इसमें टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी मैंने बनाया था उसमें, और टैक्स रिटर्न का आपको पता है कि टैक्स नहीं हो तो टैक्स रिटर्न का बनाए थे, लेकिन उसमें फिर वही पेमेंट और वही चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा वहां पर जो है रिजेक्शन आ गया। उन्होंने कहा कि आपकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट वो ठीक नहीं है। तो दूसरा कि मेरे फादर अभी फरवरी में रिटायरमेंट होने वाले, तो उनकी वो चीजें भी मैंने डाली थी जिसमें 70 to 80 लाख उनके जो है ना बन जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑथेंटिक वो चीजें लेकर मैंने उस फाइनेंशियल में वही सारी चीजें इसमें डाल दी थी। दूसरा है कि मेरे ब्रदर सिस्टर है जो कि मुझसे थोड़ा सा एल्डर है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करती है, तो उनका भी मैंने कहा कि ये जो है ना हमारे फाइनेंस फादर पे डिपेंडेंट नहीं है, और हम 2 बहन है और 2 भाई है, तो फिर भी मेरे रिएक्शन आ गया। तो अभी पता है कि इसका क्या सीन है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन कोई भी नहीं है भाई, सबके साथ ही ज्यादती हुई है। ना रोए, कोई नहीं, अगले साल हो जाएगा, दोबारा ट्राई कर।